हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो इलेक्ट्रिकल यात्रा के इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। और स्टूडेंट आज हम पढ़ने वाले हैं मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट जैसा जानते हैं आप कि ये कंटिन्यूएशन वीडियो है। हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को, जो इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के अंदर एक यूनिट है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसको कवर कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने 2 यूनिट करी है स्टूडेंट, वो है एसी सर्किट और डीसी सर्किट। अगर आपको उन यूनिट को देखना है स्टूडेंट तो ज़रूर देखिए, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, उस प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है जिसमें हमने इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी की सारी वीडियोज़ को अपलोड किया है। तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए स्टूडेंट, जिसे यूट्यूब के गहराइयों में वीडियो कहीं खो न जाए। तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की वर्किंग क्या है। ठीक है, तो अभी जो आपके साइड में चल रहा है स्टूडेंट, ये हमारी ही वेबसाइट है जिसके ऊपर हमने ये पूरे इसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिख रखा है और उसी को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। यहाँ पे आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पे आपको इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, अपने नोट्स को बना सकते हैं। यहाँ बस आप समझिए, समझने पे पूरा फोकस दीजिए। अगर आप स्टूडेंट समझते हैं तो ये ज़्यादा दिन तक आपके दिमाग में रहेगा, इसलिए हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। बाकी नोट्स आपको हमारी वेबसाइट से, जो साइड में आपको हमारे स्क्रीन दिख रहा है, वहाँ से मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट कि ये जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है, इसकी वर्किंग किसके ऊपर बेस्ड है। तो देखिए स्टूडेंट, आप जानते हैं कि कोई भी मैग्नेट है वो सॉफ्ट आयरन या आयरन को अट्रैक्ट करता है। सॉफ्ट का मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि सॉफ्ट में ऐसा नहीं कि आयरन छूने पे बहुत सॉफ्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं। सॉफ्ट कहने का मतलब उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के हिसाब से सॉफ्ट कहा जा रहा है। सॉफ्ट आयरन मतलब जैसे कि जिसको मैग्नेटाइज करना और डीमैग्नेटाइज करना आसान हो, उसे हम बोलते हैं सॉफ्ट आयरन। तो जैसे ही क्या होता है, हमें पता है कि एक सॉफ्ट आयरन को, जैसे मैग्नेट या कोई भी आयरन को आप इन जनरल लाएँ किसी मैग्नेट को, तो मैग्नेट क्या करता है, उसको अट्रैक्ट करता है। तो इसका भी वर्किंग प्रिंसिपल यही है स्टूडेंट। यहाँ हम मैग्नेट कैसे बनाएंगे, यहाँ हम मैग्नेट बनाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इलेक्ट्रोमैग्नेट में जिस वैल्यूज़ को हमें मेज़र करना है वहीं करंट या वहीं वोल्टेज हम सप्लाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो उसी के ऊपर ये वर्किंग प्रिंसिपल है। तो इसमें देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे साइड में कि द मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट यूजेज द स्टेशनरी कॉइल एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह यूज करता है। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसकी जो स्ट्रेंथ है स्टूडेंट, इंक्रीज या डिक्रीज करती है किसके हिसाब से, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पासिस थ्रू इट। जो मैग्नेट, और ये पहले से आप पता है, अपने बेसिक क्लासेस से पता है कि भाई सोलेनॉइड, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक सोलेनॉइड ही होता है जिसके अंदर सॉफ्ट आयरन रॉड होता है। ठीक है ना, तो इसी वही बता रहा है कि भाई यहाँ पे हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करना है। तो और इसमें देखिए, और ये मूविंग एलिमेंट जो इसके अंदर होता है स्टूडेंट, और ये जो मूविंग एलिमेंट इसके अंदर होता है वो किसका होता है, वो बना होता है सॉफ्ट आयरन का, है ना। प्लेट होता है या वेन होता है, प्लेट या वेन बना होता है सॉफ्ट आयरन का। तो जैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को ऑन करते हैं, ये जो सॉफ्ट आयरन का प्लेट या वेन है वो अट्रैक्ट होता है। तो इसी के ऊपर पूरी वर्किंग है स्टूडेंट मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से इसको डिटेल में देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले देखते हैं कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरीज़ क्या क्या हैं। तो एक एक कैटेगरीज़ को फिर हम देखते जाएंगे। इसका वर्किंग काफ़ी सिंपल है स्टूडेंट, बस आप देखते जाइए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, इसकी 2 तरीके की कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी होती है अट्रैक्शन टाइप, जैसा आप बगल में अपने देख रहे हैं, अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, और एक होता है रिपल्सन टाइप। मतलब ऐसे अट्रैक्शन टाइप और रिपल्सन टाइप क्या होता है, हम बारी बारी से देखेंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट को। तो इसका ज़रा डायग्राम देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा आइडिया डायग्राम से लगेगा कि ये सब जो सारी चीज़ें, ये कॉइल्स है जिसके अंदर वायर है, ऊपर से आ रहा है ऐसे, नीचे वाइंडिंग जा रहा है, ऐसे ये सब कॉइल्स है। ठीक है, तो कॉइल है, तो कॉइल में जैसे आप करंट पास करेंगे, सेक्शन ऑफ द कॉइल के अंदर आप करंट पास करेंगे स्टूडेंट, तो क्या होगा, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। तो देख रहे हैं ये जो एरोज बनाया गया है, ये एरोज किसके हैं, मैग्नेटिक फील्ड के। यहाँ पे एक स्पिंडल है, और स्पिंडल के सहारे ये देखिए आयरन का प्लेट लटका हुआ है, आयरन का प्लेट कहिए, आयरन का वेन लटका हुआ है। तो जैसे इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो करेगा, तो ये क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और ये कॉइल अंदर की तरफ खींचेगा, ये अंदर की तरफ खींचेगा। अगर ये अंदर की तरफ खींचेगा तो यहाँ पे अगर मैं पॉइंटर लगा दूँ तो ये पॉइंटर क्या करेगा स्टूडेंट, आगे की तरफ मूव करेगा। ध्यान से समझिए, सिंपल सी बात है। यहाँ एक कॉइल का अरेंजमेंट कर दीजिए, कॉइल का अरेंजमेंट करने के बाद स्पिंडल के सहारे एक उस एरो लगा दीजिए, जो आपका निडल है वो लगा दीजिए, और यहाँ पे एक आयरन का प्लेट या वेन ले लीजिए। अब क्या होगा स्टूडेंट, जैसे ही इसके अंदर, इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर करंट पास करेगा, ये क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये जो है, ये जो आयरन का पीस है वो अंदर जाएगा,
और ये आयरन का पीस अगर अंदर जाएगा तो ये जो पॉइंटर है वो कहाँ जाएगा, आगे जाएगा। तो इस तरह से आपका इसका पॉइंटर मूव करता है। ये एक बेसिक इसके वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें स्टूडेंट कि इसकी वर्किंग प्रिंसिपल, ये किसकी वर्किंग प्रिंसिपल है, ये अट्रैक्शन टाइप मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट की वर्किंग प्रिंसिपल है। इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको। इसके अंदर और भी चीज़ें होंगी, लेकिन सबसे पहले जो प्राइमरी इसका वर्किंग प्रिंसिपल है वो यही है, जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले भी बात करी, और यहाँ भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि क्या मैकेनिज्म होने वाला है। अब इसके बाद ये तो मेन प्रिंसिपल हो गया, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करने का प्रिंसिपल हो गया। अब एक बात और स्टूडेंट, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा मैग्नेटिक फील्ड का, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना स्ट्रांग होगा। तो यानी कहीं ना कहीं ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट, इनपुट करंट के ऊपर डिपेंड कर रही है। यानी जो इसका फोर्स है वो कहीं ना कहीं जो अंदर की तरफ खींच रहा है वो फोर्स इनपुट करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब इसके बाद स्टूडेंट ये मेन वर्किंग है। अब इसके ऊपर हम जानते ही हैं कि किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर 3 तरीके के टॉर्क होते हैं, एक कंट्रोल, एक डिफ्लेक्टिंग। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमने देख लिया, जो पॉइंटर को मूव कराता है इनिशियली, वो टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क यहाँ पे हमने देख लिया कैसे प्रोड्यूस होता है। दूसरा टॉर्क कंट्रोलिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क मतलब अगर ये मान लीजिए हमने फ्री टू मूव रखा इस पॉइंटर को, तो पॉइंटर तुरंत अपनी स्टार्ट होगा और लास्ट में चला जाएगा। बीच में क्यों रुकेगा, रीडिंग पे क्यों रुकेगा, रीडिंग पे नहीं रुकेगा, लास्ट में चला जाएगा, है ना। तो इसलिए हमें क्या, किसकी ज़रूरत है, कंट्रोलिंग टॉर्क की, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को अपोज करे और उसका मैग्नीट्यूड जो हो कंट्रोलिंग टॉर्क का वो थीटा के ऊपर डिपेंड करे। यानी पॉइंटर जितना थीटा मूव करे उतना ज़्यादा ही डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में हो, ठीक है ना। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हम पीछे बात कर चुके हैं कि रीडिंग वहीं होती है स्टूडेंट जहाँ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क बराबर होते हैं। तो अब हम बात करने वाले बेसिकली भाई कि यहाँ की डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के अलग अलग कंट्रोलिंग टॉर्क के अलग अलग टाइप हैं, हम पहले ही देख चुके हैं। तो यहाँ हम देखते हैं भाई कि कौन सा कंट्रोलिंग टॉर्क यूज होना है। तो आई होप स्टूडेंट ये जो बेसिक वाली बात है ये आपको क्लियर हो गई होगी। तो चलिए भाई नीचे चलते हैं, देखते हैं हम कि इसका एक कंप्लीट वर्किंग, ठीक है। तो ये देखिए स्टूडेंट, अभी जो आप डायग्राम में देख रहे हैं ये मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की, यहाँ से आपको बहुत क्लियर वर्किंग समझ में आएगी। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे देख रहे हैं ये पॉइंटर है, जिस पॉइंटर को मूव करना है, जिस स्केल लगा होगा ऊपर, कैलिब्रेट कर देंगे स्केल को बाद में अपनी वैल्यूज़ के हिसाब से। तो ये पॉइंटर है, यहाँ पे देखिए ये मूविंग आयरन पीस है, ये मूविंग आयरन पीस है, और ये सब जो कॉयल है, ये सब जो यहाँ ऊपर और नीचे ये कॉयल है, मतलब पूरी वाइंडिंग होगी, लेकिन 2D में आपको काट के दिखाया है। ये वाइंडिंग होगी पूरी ऐसे ऊपर से नीचे आ रही होगी, ठीक है ना। तो आपको काट के दिखाया है, तो ऊपर वाइंडिंग और नीचे वाइंडिंग दिख रही है। अदरवाइज आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, और ये जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है ये अंदर की तरफ गया, अंदर की तरफ शिफ्ट किया। तो अंदर की तरफ शिफ्ट किया तो पॉइंटर इधर की तरफ मूव किया, पॉइंटर मूव किया, ये तो हम पहले भी देख चुके हैं। अब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट कि यहाँ पे कंट्रोलिंग टॉर्क किसका होता है, कंट्रोल वेट का, कंट्रोल वेट का कंट्रोलिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क क्या करता है कि जैसे ही पॉइंटर आगे की तरफ मूव करेगा, पहले ये वर्टिकल सिचुएशन में था, वर्टिकल पोजीशन में था, जैसे ही पॉइंटर आगे की तरफ मूव करेगा तो ये कंट्रोलिंग टॉर्क क्या करेगा, वापस जाने के लिए एक फोर्स लगाना शुरू कर देगा। और बहुत सारे बच्चे जानते भी हैं इसका, अगर मैकेनिक्स से बात करूँ तो mg sin थीटा लगाना शुरू कर देगा। अब जितना ज़्यादा आप एंगल बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा, क्योंकि थीटा जो है, साइन थीटा जो होता है बच्चों, वो थीटा के प्रोपोर्शनल है, तो जितना ज़्यादा पॉइंटर आगे मूव करेगा उतना ज़्यादा वैल्यू होगी mg sin थीटा की, वैल्यू ज़्यादा होगी, तो उतना ज़्यादा अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा। तो जिस जगह पे ये दोनों बराबर हो जाएंगे उसी जगह पे हमारी क्या आएगी, रीडिंग। तो यहाँ पे देख लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो डैम्पिंग है, यानी जो कंट्रोलिंग टॉर्क है वो कौन है, उसका काम कौन करता है, ये वेट करता है, वेट करता है। तो यानी इस मशीन को वर्टिकल ऑपरेशन रखना होगा, इस मशीन का ऑपरेशन वर्टिकल रखना होगा, क्योंकि हमने देखा था जहाँ कहीं भी ग्रेविटी कंट्रोल है इसको हम बोलते हैं ग्रेविटी कंट्रोल। जहाँ हम ग्रेविटी से mg sin थीटा ला के अपोज करा रहे हैं, जहाँ कहीं भी ग्रेविटी कंट्रोल है वहाँ इंस्ट्रूमेंट को वर्टिकल रखना होता है। तो ये वाला इंस्ट्रूमेंट कैसे रहेगा, वर्टिकल रहेगा, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना है, वर्टिकल रहेगा। और यहाँ देख रहे हैं भाई कि कंट्रोलिंग टॉर्क जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे बढ़ेगा। तो जैसे ही आपने ऑन किया, जैसे करंट पास करा है, तो अचानक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होगा, पहले डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बड़ा होगा, फिर जैसे जैसे पॉइंटर मूव करता जाएगा कंट्रोलिंग टॉर्क बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, एक पॉइंट आ जाएगा दोनों बराबर, वहीं पे रीडिंग आ जाएगी। अच्छा, फिर ये तीसरा वाला सर, ये जो एयर चैम्बर वगैरह लगा रहा है, इसका क्या मतलब है, ये क्यों लगा रखा, तो हमने बताया था स्टूडेंट कि अगर मान लीजिए पहले क्या हुआ, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ज़्यादा था, कंट्रोलिंग टॉर्क धीरे धीरे बढ़ा, एक पॉइंट जो रीडिंग वाली वैल्यू थी वहाँ दोनों टॉर्क बराबर आ गए। लेकिन बराबर आने के बाद भी हो सकता है कि तब तक पॉइंटर ने, जो नीडल ने,
कुछ स्पीड गेन कर लिया हो, तो इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण वो आगे पीछे जाए, मतलब पहले आगे चली जाए, जहाँ पे उसको रुकना था उससे आगे चली जाए, फिर आगे जाए तो फिर से कंट्रोलिंग टॉर्क बढ़ जाए, फिर पीछे आए तो जहाँ पे रुकना था फिर न रुके, क्योंकि जब पीछे आते समय भी उसने स्पीड गेन कर लिया, फिर पीछे जाए, तो पीछे आगे का खेल चलता रहेगा। पता चला कि जो हमारा फाइनल रीडिंग है वहाँ पे आगे पीछे करने लगा, एक तरीके से ऑसिलेशन करने लगा। तो रीडिंग कैसे लेंगे हम? तो उस ऑसिलेशन को बंद करने के लिए हमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में एक और टॉर्क की ज़रूरत होती है, और इसके बारे में बात कर चुके हैं स्टूडेंट, वो होती है डैम्पिंग टॉर्क। तो यहाँ पे डैम्पिंग किसकी मदद से किया जा रहा है? एयर डैम्पिंग की मदद से। ये जो लगाया गया है, ये किस लिए लगाया गया है? ये जो चैम्बर आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ये जो चैम्बर किसके लगाया है? ये डैम्पिंग के लिए लगाया गया है। डैम्पिंग क्या करेगा? डैम्पिंग टॉर्क कब लगता है? डैम्पिंग टॉर्क तभी तक लगता है जब तक पॉइंटर मूव करे। बस ये क्या करता है? पॉइंटर को फास्ट मूव नहीं करने देता है, स्लो स्लो मूव करने देता है। कैसे स्टूडेंट? जैसे अगर ये प्लेट है, यहाँ पे अगर मैं छोटा सा होल कर दूँ तो ये प्लेट जब नीचे आएगा तो अचानक तो हवा तेज़ी से निकलेगी नहीं। अगर छोटा सा होल करूँगा और ये प्लेट अगर नीचे आएगी तो अचानक हवा तेज़ी से तो निकलेगी नहीं। अगर तेज़ी से हवा नहीं निकलेगी तो धीरे धीरे फिर पॉइंटर ये नीचे आएगा तो पॉइंटर धीरे धीरे मूव करेगा, तुरंत एकदम तेज़ मूव नहीं करेगा, धीरे धीरे मूव करेगा। तो इससे क्या होगा? वो जो इनर्शिया वाली बात है, इनर्शिया ऑफ मोशन वाली बात है, वो निगेट हो जाएगी। तो बच्चों ये आई होप आपको ये मतलब समझ में आया होगा। और स्टूडेंट, हायर द वैल्यू ऑफ करंट, अगर आप करंट मेजर कर रहे हैं तो जितना ज़्यादा करंट की वैल्यू की उतना ज़्यादा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा, क्योंकि उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस आयरन के ऊपर, ये जो मूविंग आयरन है उसके ऊपर लगेगा। किसके अंदर? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाने के लिए उतना ज़्यादा अट्रैक्शन लगेगा। और ये अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा तो उसके बाद अगर दम ज़्यादा है तो और आगे पॉइंटर को मूव करेगा, जितना आगे पॉइंटर को मूव करेगा उतना पीछे से कंट्रोलिंग टॉर्क बढ़ता जाएगा। एक फिर अब रीडिंग तब आपके हायर वैल्यू पे मिलेगी। तो इस तरह से स्केल बन जाएगा, और उस स्केल को हम फिर अपनी रीडिंग के हिसाब से स्टूडेंट कैलिब्रेट कर लेते हैं, मार्किंग कर लेते हैं। ठीक है ना? तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। आई होप आपको स्टूडेंट थोड़ा समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए, मतलब आप इसको क्लियरली यहाँ पे जो लिखे हुए हैं जो चीज़ें उनको भी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उनमें यही चीज़ जो मैंने आपको बताई है वही चीज़ें हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट एक बार बात करते हैं कि तो स्केल यूनिफॉर्म होगी कि नॉन यूनिफॉर्म होगी, ये कौन कौन करता है? कंट्रोलिंग टॉर्क। तो यहाँ जानते हैं स्टूडेंट कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डिपेंड कर रहा है करंट के ऊपर, ठीक। और कंट्रोलिंग टॉर्क जो है वो प्रोपोर्शनल है साइन थीटा के। तो यानी इनडायरेक्टली जो आई है, जो स्टूडेंट आई है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? आई जो प्रोपोर्शनल होगा साइन थीटा के होगा। तो इसीलिए इसकी स्केल नहीं स्टूडेंट वो यूनिफॉर्म नहीं होती है। अगर आई प्रोपोर्शनल टू थीटा होता तो जैसे जैसे आई बढ़ता वैसे वैसे थीटा बढ़ता, यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। इसीलिए क्या होगा स्टूडेंट, ये जो स्केल होगी यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप, ये नॉन यूनिफॉर्म स्केल होगी। ठीक है, ये स्केल जो होगी वो नॉन यूनिफॉर्म स्केल होगी। ठीक है, तो आई होप आपको अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। अब चलिए स्टूडेंट, अब हम देखते हैं रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट। इसके अंदर खास बात क्या होती है? स्टूडेंट, पहला आपने वर्किंग प्रिंसिपल समझ लिया, यहाँ भी वही वर्किंग प्रिंसिपल है भाई। रहेगा आयरन का पीसी और रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट ही, लेकिन यहाँ एक लाने की जगह दो आयरन के प्लेट्स ला देते हैं। एक प्लेट को आप यहाँ पे डायग्राम को भी देख सकते हैं स्टूडेंट। एक बार मैं डायग्राम थोड़ा ऊपर करता हूँ, यहाँ से डायग्राम को देखिए। तो देखिए स्टूडेंट क्या होगा कि अगर इस देखिए यहाँ पे एक कॉइल है, एक कॉइल लगी हुई है। एक प्लेट जो है, एक वेन जो है वो फिक्स है। एक ऐसा समझ लीजिए, एक प्लेट है वो फिक्स है और एक प्लेट है जो मूव कर सकती है। और एक प्लेट फिक्स है। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे ही करंट पास किया जाएगा दोनों के दोनों मैग्नेटाइज होंगे, ये फिक्स वाला भी और मूविंग वाला भी। अब अगर दोनों मैग्नेटाइज होंगे तो दोनों पे सेम पोल बनेगा ना। एक मैग्नेटाइज होगा, दूसरा मैग्नेटाइज होगा, तो दोनों मैग्नेटाइज होंगे तो दोनों पे सेम पोल बनेगा। तो सेम पोल होगा ना, तो एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो वो रिपल्सन के कारण, वो जो रिपल्सन है, जैसे ये प्लेट भी मैग्नेट बन जाएगा। जैसे मैं स्विच ऑन करूँगा स्टूडेंट, ये वाला जो फिक्स वाला येलो कलर का जो प्लेट है वो भी मैग्नेट बन जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट सॉफ्ट आयरन की क्वालिटी होती है कि मैग्नेटिक, जैसे आप इसका सिंपल बात समझिए, जैसे एक ब्लेड होता है ना, सेविंग वाला जो ब्लेड है, इसको सिंपल मैग्नेट के ऊपर रख दीजिए, कुछ देर बाद ये भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को होल्ड कर लेता है। कुछ देर तक एक दूसरा ब्लेड कुछ देर तक मैग्नेट के ऊपर रख के दूसरे ब्लेड को टच कराइए,
उसको भी अट्रैक्ट करने लगेगा ये। तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो अगर ऐसे मैंने 2 ब्लेड ला दिए, एक ब्लेड को पहले नॉर्थ पोल पर रखा, वो मैग्नेटाइज हो गया, हटा लिया, फिर दूसरे ब्लेड को नॉर्थ पोल पर रखा, मैग्नेटाइज हो गया, हटा लिया, दोनों को एक दूसरे के सामने लाया, दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे। वही प्रिंसिपल का यहाँ यूज किया गया है कि एक को फिक्स रखा गया, दूसरे को मूवेबल रखा गया। तो जैसे ही दोनों के ऊपर सेम टाइप ऑफ पोल क्रिएट करेगा, कौन क्रिएट करेगा? ये इलेक्ट्रोमैग्नेट सेम टाइप ऑफ पोल दोनों के ऊपर क्रिएट करेगा। होगा इसके बाद क्या? अगर सेम टाइप ऑफ पोल क्रिएट हुआ तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा रिपल्सन होगा, और रिपल्सन के कारण ये वाला जो मूविंग वाला है, ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा सा ये आपको देखना, ये जो मूविंग वाला बीच में है ग्रीन कलर से जो बना रखा है, लिखा होता है ना मूविंग आयरन वेन, ये मूविंग आयरन वेन जो है वो मूव करेगा। और ये जो शाफ्ट है ये किससे कनेक्टेड है? मूविंग आयरन वाले से। अब ये शाफ्ट मूविंग आयरन वाले से कनेक्टेड है, इसी के ऊपर पॉइंटर है, तो ये पॉइंटर क्या करेगा? मूव करेगा। और यहाँ पे कौन सी कंट्रोलिंग टॉर्क कौन होगा? यहाँ कंट्रोलिंग टॉर्क है स्प्रिंग कंट्रोल टॉर्क है स्टूडेंट, स्प्रिंग कंट्रोल टॉर्क है। तो स्प्रिंग कंट्रोल टॉर्क मतलब जैसे जैसे ये फोर्स, अब देखिए करंट जितना ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रांग होगा, और जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा उतना पावरफुली ये इन दोनों प्लेट्स को मैग्नेटाइज करेगा, उतना पावरफुली मैग्नेटाइज करेगा इन दोनों प्लेट्स को। तो स्टूडेंट इसीलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे ये बात भी हो रही है कि भाई ये जो पॉइंटर है इसके ऊपर जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो कहीं ना कहीं इनपुट वैल्यू पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ ये स्प्रिंग लगा हुआ जो हमारे बचपन में चाबियों में होता था, जो हमारी गाड़ियाँ होती थी ना बचपन में, बच्चे खिलौने खेलते थे, चाबी भर दीजिए, चाबी भरने के बाद छोड़ दीजिए, कुछ दूर चलता था, तो जैसे जैसे आप घुमाते थे आपको टाइट महसूस होता था ना। वही बात यहाँ है कि जैसे जैसे पॉइंटर घूमेगा ये पीछे की तरफ लॉक होती जाएगी, लॉक दे, जैसे आप छोड़ेंगे ये पॉइंटर को वापस अपनी जगह पर भी लाने का काम करता है, और जैसे जितना घुमाएंगे उतना ज़्यादा पीछे के डायरेक्शन में ये रोकेगी। तो इसका भी हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट कि इसका जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है, मैग्नीट्यूड में, बाकी डायरेक्शन में अपोजिट होता है। अगर थीटा क्लॉकवाइज घूम रहा है तो टॉर्क किधर लगेगा? एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि उसका काम है रोकना, कंट्रोलिंग टॉर्क है ना, रोकना, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ भी स्केल आपकी नॉन यूनिफॉर्म होती है, और इस इंस्ट्रूमेंट का हम AC और DC दोनों में यूज कर सकते हैं, क्योंकि चाहे AC यूज करिए चाहे DC यूज करिए, दोनों का पोलैरिटी तो सेम क्रिएट होना है भाई। जो भी फिक्स वेन पे क्रिएट होगा वही मूविंग वेन पे क्रिएट होगा। तो इसका जो है इसका भी स्केल कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद है आपको ये छोटा सा लेक्चर पसंद आया होगा और बिल्कुल आप क्लियरली समझ पाए होंगे। बाकी आप हमारे वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं, नीचे इस जो हमने जो चीज़ पढ़ाई है और ये जो रिटन में लिखा हुआ है सब सारी चीज़ें, उनको पढ़ने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। और स्टूडेंट एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए, ठीक है। हम बहुत मेहनत करते हैं स्टूडेंट, लेकिन मेहनत अगर रिवार्डिंग ना हो तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होता है कभी कभी। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।